हे वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आलम आपके यूट्यूब चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है और उसमें पूरे डेरिवेशन को करना है, सीखना है। ये एग्ज़ाम में आपका 4 से 5 नंबर का कंटेंट रखता है और आप इसको अच्छे तरह से सीखना होगा। अक्षीय स्थिति में अगर जो कोई भी मेरा वीडियो देखा होगा इसके पिछले पार्ट वाले में अक्षीय स्थिति में, तो आप इस निरक्षीय स्थिति को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए हम निरक्षीय स्थिति बता दें। निरक्षीय स्थिति में कुछ पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा उसको। और निरक्षीय स्थिति बोलते किसको है, ठीक है ना। तो जब कोई बिंदु जिस पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो। कैसा स्थित हो? लंब अर्धक पर स्थित हो, तो उसको निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। उस बिंदु को निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। अच्छा, लंब अर्धक मतलब, तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए जैसे ये निरक्षीय स्थिति का डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया आपका एक प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ए पर है, और बिंदु बी पर हम बना देते हैं माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी क्या होती है? 2L होती है, ठीक है ना। 2L आप अच्छे से जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने सीखा है। जब O हम लोग इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं तो इसकी बीच की जो लंबाई हो जाती है, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ, इसकी बीच की जो लंबाई हो जाती है वो स्मॉल l हो जाती है, मतलब आधा आधा में बटेगा, और ये भी स्मॉल l हो जाएगी, राइट। अब ध्यान देंगे, लंब अर्धक हमने कहा, लंब अर्धक मतलब सीधा सीधा एक लंब खींचेंगे जो बिल्कुल इसको आधा आधा पार्ट करेगा, आधा आधा बांटेगा। तो हम इसमें एक लंब सीधा सीधा ऐसे खींचे, ऐसे सीधा ड्रॉ किए और इसको आधा आधा बांटा, और ये बीच की दूरी इसकी, मतलब लंब अर्धक जिस बिंदु पर हम लोग को ज्ञात करनी होती है, जो प्रेक्षण आवेश रखते हैं, और ये बिंदु हम मान लेते हैं P। जिस बिंदु पर हम लोग को ज्ञात करनी है उसको हम बिंदु P मान लिए, और ये इस पर कैसा आवेश है, तो इस पर Q0 चार्ज है। यही लंब अर्धक है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से इसकी दूरी होगी कुछ, यहाँ से इसकी दूरी होगी कुछ, और यहाँ से भी इसकी दूरी होगी कुछ, राइट, ठीक है। यहाँ पास ये कैसा आवेश रहता है, तो इसको प्लस आवेश माना जाता है। ध्यान रहे, आपने ये सीखा, वो परिभाषा लिखा, और आपने कि ये निरक्षीय स्थिति क्या होता है। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करिएगा मेरी बातों को। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर के बना है, ठीक है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर के बना है। उनके बीच की दूरी 2L है। उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस AP का बीच का दूरी क्या होगा भाई। हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A के कारण जैसे अक्षीय स्थिति में किया था ना हमने, बिंदु A पर प्लस आवेश प्लस Q आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो AP का बीच का दूरी क्या हो जाएगा, उसको थोड़ी सी समझ लीजिए आप। मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। AP का बीच का दूरी जो हो जाएगा, देखिए इसको काट लेते हैं, O को, P को और A को अलग कर लेते हैं। इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। इसकी दूरी क्या है? R है। इसकी दूरी क्या है? L है, ठीक है। इसकी दूरी L है। अब इसकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? कर्ण होता है, और इस कर्ण का मान क्या होगा? रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको समझ आ गया होगा कि AP का बीच का दूरी जब भी हम लोग लिखेंगे तो वो क्या होगा? रूट L² और R² भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं L² प्लस R², राइट। यहाँ भी क्या लिख लेंगे? L² प्लस R²। ये आपने इसकी बीच की दूरी देखी। आप एक विशेष बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ के बीच, यहाँ कोण अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा और यहाँ भी थीटा बनेगा। ये समबाहु त्रिभुज के जैसा काम करेगा। ध्यान रहे, ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी ये ऐसे एक दूसरे को बाहर की ओर फेंकेंगे ना। तो ये कितना इंटेंसिटी लगाया? तो ये E1 इंटेंसिटी लगाया, ठीक है ना। E1 वेक्टर लिख दिया हम भाई। ये और ये आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करेगा, यानी बल लगाएगा, तो हमने E1 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये
इसको हम लोग E2 लिख देते हैं। जैसे जैसे डायग्राम बना रहे हैं आप वैसे वैसे डायग्राम बना सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कि रटना है डायग्राम को, कुछ नहीं रटने की ज़रूरत है। आप बताइए प्लस Q0 जो चार्ज है इस प्लस आवेश के कारण इधर जा रहा है ना भाई, इधर इसको रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये माइनस Q आवेश जो है प्लस Q आवेश को क्या कर रहा है, प्लस Q0 आवेश को इधर की ओर खींच रहा है। तो इसका परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, इसका परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा ये आप सीखेंगे। तो परिणामी तीव्रता इसका जो हो जाएगा वो ना कि इसकी ओर होगा E1 की ओर, ना ही E2 की ओर होगा, ना इधर की ओर होगा और ना ही इधर की ओर होगा। तो किधर की ओर होगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा परिणामी तीव्रता E की ओर हो जाएगा, राइट। मतलब यही उसकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी, यही रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। तो अब हम लोग डेरिवेशन सीखते हैं और डेरिवेशन करते हैं इसका पूरा। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा चलिए बस यही है। एक चीज़ और है, यहाँ थीटा बनेगा और ये भी थीटा बनेगा और ये पूरा क्या बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा, राइट। तो ये हम लोग डेरिवेशन हम लोग करते हैं। चलिए डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लिख देते हैं बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लिख लीजिएगा बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। क्या लिखेंगे, AP स्क्वायर, ठीक है। आप समझ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, एक ऊपर आवेश रहता है और नीचे उसकी बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी। हम बिंदु A पर ज्ञात कर रहे हैं ना, A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो Q0 चार्ज है उस पर, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या है, AP है। और हम AP को क्या लिखने वाले हैं, √L² प्लस R²। चलिए वो आगे में लिखेंगे। एक और आप नोट करिएगा, एक लाइन यहाँ तो अभी लाइन नोट कर लिए होंगे, दूसरा नोट करिए बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको लिखिएगा। ये लाइन है ना, ये नोट करना है आपको जो मैं बोला। अब लिखिएगा E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई B से लेके P तक की बीच की दूरी है, तो B से लेके P तक की बीच की दूरी हम लोग लिख लेंगे। चलिए ये हमने 2 पॉइंट ज्ञात कर लिए। अब परिणामी तीव्रता क्या होगा, तो परिणामी तीव्रता E बराबर लिखेंगे 2E1 cos थीटा। क्या लिखेंगे, 2E1 cos थीटा। अब आपको दिक्कत जाएगी कि भाई 2E1 cos थीटा सर ने कैसे लिख दिया, यहाँ तो E2 भी नहीं है, परिणामी तीव्रता E का मान कैसे लिख दिया। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगा आपको। तो मैं इसको कहाँ बता दूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ी सी रफ वर्क करके कि कैसे आया। आपको लिखना नहीं एग्ज़ाम में, पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन कैसे आया आपको ज़रूर दिक्कत जा रही होगी अगर आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो आपने सीखा होगा 11th क्लास में कि जब 2 वेक्टर रहते हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, तो उसका परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं भाई। एक इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, एक इधर की ओर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R जिसको लिखते हैं। तो परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको याद है 11th क्लास में एक सूत्र होता था रिजल्टेंट यानी परिणामी ज्ञात सदिश का परिणाम ज्ञात करने के लिए R वेक्टर बराबर आप लिखते थे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। याद है 2AB cos थीटा, याद है। उसी तरह से हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, एक वेक्टर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट इसका सीधा सीधी हो जाएगा। तो यहाँ पास A का मान क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा E1, B का मान E2, 2E1 E2 cos। अब बताइए थीटा का मान क्या लिखेंगे भाई, दोनों E1 और E2 के बीच कितना कोण बन रहा है, तो बन रहा कितना 2 थीटा, तो लिखेंगे 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा ही देता हूँ और इसी में एडजस्ट करके लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा E1 का मान हम E2 के बराबर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए E1 का मान कि प्लस Q आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा माइनस Q आवेश के कारण उतना ही फोर्स लगेगा। क्यों उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि माइनस और प्लस, उसमें माइनस और प्लस होने के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस तो आकर्षित करेगा, प्लस तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन बल उतना ही लगाएगा।
तो इसलिए नेगेटिव आकर्षण कर रहा है लेकिन या चाहे प्रतिकर्षण कर रहा है, लेकिन परिणामी बल तो उतना ही लगा रहा है ना, इसलिए E1 का मान E2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पास रूट ओवर यहाँ पास E1 स्क्वायर और E2 को बदल देते हैं हम। E2 के बदले क्या लिखेंगे, E1 ही लिख लेते हैं, किसी एक चीज़ में बदल लेते हैं। अब E1 और E2 दो भाई, E1 और E2 को भी क्या लिखेंगे, E1 ही लिखेंगे और cos 2 थीटा लिख दिए, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 2E1 स्क्वायर ये भी हो जाएगा। और इनटू में cos थीटा है, cos थीटा में 2 थीटा है, ध्यान रहे cos 2 थीटा का फार्मूला भी लिख देंगे यहीं पास, cos 2 थीटा का फार्मूला भी लिख देंगे हम यहीं पास। तो देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 2E1 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा का हो जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब आप इसको लिख लीजिएगा ज़रूर से अपने कहीं रफ में, है ना, और इसको समझिएगा अच्छे से क्योंकि बार बार आने वाला है, इसलिए मैं बता देता हूँ ये। अब देखिएगा 2E1 स्क्वायर, देखिएगा 2E1 स्क्वायर 2 cos थीटा में इंटू होगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 पहले नंबर, और E1 स्क्वायर लिख लिए, cos थीटा है cos थीटा लिख लिए। अब देखिएगा 2E1 स्क्वायर 1 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा, क्योंकि 1 में कोई भी चीज़ गुणा होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2E1 स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2E1 स्क्वायर ये माइनस में है, ये प्लस में है, ख़त्म हो गया, रूट ऊपर क्या हो गया 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ दिए थे cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए पेयर में क्या निकलेगा 2, इसका E1 स्क्वायर का क्या निकलेगा, केवल E1 और यहाँ cos थीटा, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि रिजल्टेंट जो होगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा, तो इसलिए हमने पूरा ये डायरेक्टली लिख दिया। आपको भी डायरेक्टली लिखना है, इतना नहीं लिखना है। अब लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम में और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। अब चलिए डेरिवेशन का अगला कड़ी है हम लोग के पास, E1 का मान लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP स्क्वायर। cos थीटा का मान हम लोग लिखेंगे, अच्छा डायरेक्ट चलिए cos थीटा का मान अगली बार लिख लेते हैं, cos थीटा का मान अगली बार लिख लेते हैं। अब हम ये चित्र भी मिटाने वाले हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत ही अच्छा चित्र बना हुआ था और बहुत ही मेहनत से बना हुआ था, आप अपने कॉपी में नहीं मिटाइएगा, ठीक है। तो लिख चलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, AP का मान लिख लिया जाए। AP का मान हमने बताया था आपको चित्र में, देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है AP का मान, चलिए इसका स्क्वायर दे देंगे। अब फिर से एक बात और है, cos थीटा का मान क्या लिखेंगे, तो आप चित्र में देखिए, ज़रूर चित्र में देखिए, ऐसा चित्र बना हुआ है, ये रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, ये L है, ये R है, यहाँ cos थीटा बना हुआ है। और बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब बताइए आधार इसमें क्या है, ये है ना, तो ये लिखेंगे, और कर्ण का मान क्या है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो लिख लेते हैं, चलिए cos थीटा का मान भी, ये cos थीटा का मान जो है, ये यहाँ तो हमने AP का मान रख लिया, अब cos थीटा का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, L/रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए फटाफट। तो चलिए यहाँ पास अब अगला है स्टेप, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमारे पास, E1 का मान थोड़ा सा ब्लैक से लिखते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, नहीं अच्छा दिखेगा बदल दिया जाएगा, देखिएगा ध्यान से। Q, ये तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, तो L स्क्वायर और R स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट भाई ख़त्म हो गया उसका, और ऊपर क्या है L है, QL हो जाएगा, 2QL साथ में लिख देंगे नेक्स्ट में। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर R स्क्वायर का पावर कितना लिखें, रूट का मान पता है आपको 1/2 होता है, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा दोनों में क्या है, ये सेम है ये भी सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 और 1/2 जुड़ जाएगा, 1.5 हो जाएगा भाई, 1 रुपया और आधा कितना होगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। 1.5 को कैसे लिखते हैं, 3/2, तो नेक्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं इसको 1 और 1/2 को मिला करके लिख लेते हैं इसको
अच्छा इसको भी मिला लेते हैं, तो 1/4 पाई/2 उधर क्यों भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी इधर ज़रूरत है 2QL। अब यहाँ क्या लिखेंगे, L² का पावर 3/2, ठीक है। अब 3/2 हो गया। अब देखिए इस याद हो आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL होता है, चूँकि याद है, चलिए बहुत अच्छी बात है, याद है तो। अब देखिएगा ध्यान से, ये हम क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई/0 P/L² + R² का पावर 3/2। एक चाहे तो एक डेरिवेशन ये हो जाएगा, एक डेरिवेशन का लास्ट फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन हम लोग फाइनली L इज़ लेस दैन टू क्या करेंगे, R करेंगे। भाई जो विद्युत द्विध्रुव का बीच का जो मध्य और एक आवेश के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल r से, तो हम लोग इसको बदल देते हैं और फाइनली हम लोग लिख देते हैं E का मान 1/4 पाई/0 P/L को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, R का पावर क्या बचेगा, स्क्वायर और फिर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, तो मिला हम लोगों को E का मान, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं फाइनली इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ और क्या हो जाएगा, E का मान फाइनली आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिख के लाना है P, और ये देखिए 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा R3। तो ये हो गया हम लोगों का निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।